दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता है और ये ज़रूर आएगा, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। और ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर वो है फर्स्ट है, इसका टॉपिक है फर्स्ट, इसका टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, तो ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके दो होते हैं, इसको मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव पर दो तरह से निकल सकती है। एक तो अक्षीय स्थिति, अक्ष पर स्थित बिंदु पर, और एक निरक्ष पर स्थित बिंदु पर। इन पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें हम पहला देख लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर। तो इस पर देखते हैं। तो इसमें है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। अतः इस अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए माना कि दो आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। इनके मध्य बिंदु की दूरी 2a है तथा इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलो अब इसको डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम में देखते हैं। तो ये दो है, एक तो माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू इनके मध्य में O है। तो यहाँ से देखते हैं कि दो आवेश प्लस क्यू है माइनस क्यू, प्लस क्यू है माइनस क्यू, और ये दोनों द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। इनके मध्य की दूरी 2a है, यानी कि मध्य बिंदु O से ए, ये माइनस की दूरी a और प्लस क्यू की दूरी a, यानी कि दोनों को मिला के 2a हो गई है। और फिर इसमें ही देखते हैं आगे क्या है कि इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसी डायग्राम को अगर सही से देख लिया और याद कर लिया तो इसको लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो फिर इसमें देखते हैं क्या करना है। तो फिर उसके बाद इसमें माना कि आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर एवं माइनस क्यू आवेश के कारण E2 वेक्टर है। तो E1 वेक्टर ये क्या होता है कि ई इज टू क्या होता है के क्यू अपॉन आर। अब यहाँ पे आर निकालनी है। तो आर ई वन है जो जिसको मतलब दूरी निकालनी है E1 के लिए। तो किसके लिए निकाल रहे, E1 किसके लिए, प्लस क्यू आवेश के लिए। प्लस क्यू से P की दूरी कितनी है, आर में से ए को हटा देंगे तो ये आ जाएगी, क्योंकि ये O से B की दूरी a और O से P की दूरी r है। तो इस r में से a को माइनस कर देंगे तो इसलिए ये हो जाएगा। और E2 के लिए सेम ऐसे ही होगा, बस इसमें r में a जुड़ जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अध्यारोपण का सिद्धांत में ये है कि सभी को जोड़ देते हैं और उनका परिणाम निकालते हैं। तो E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर है। और ये दोनों E1 वेक्टर और E2 वेक्टर विपरीत दिशाओं में है। ये देखो, ये इधर है और ये इधर है। और ये E1 वेक्टर है जो बड़ा है E2 वेक्टर से, क्योंकि ये बड़ा इसलिए क्योंकि इसमें भाग E1 बड़ा इसलिए इसमें से घट के फिर भाग लग रहा है, इसमें जुड़ के भाग लग रहा है, तो इसलिए ये बड़ा है, ये छोटा है। फिर ये देख लेते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। ये हो गई समीकरण नंबर 3। और समीकरण 1, 2, 3 से तो 1, 2, 3 क्या है, एक ये रही E1 वेक्टर का मान, E2 वेक्टर का मान, और इन दोनों का मान तीसरी समीकरण यानी कि E में E1 और E2 का मान इसमें रखना है। तो ये हमने मान रख दिया। अब E बराबर इसमें से के क्यू को कॉमन ले लिया और ये बच गया। अब इन अंदर लैसे ले लिया, लैसे लेने के बाद इसको ऊपर गुणा कर दिया, ठीक है। फिर के क्यू, फिर आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस इसका भी होल स्क्वायर खोल दिया, दोनों को होल स्क्वायर खोल दिया।
आर प्लस ए का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आर माइनस ए का होल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar या आर ए। बात हुई है। फिर इनके नीचे ये देखो, ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर और ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब थोड़ी देर के लिए स्क्वायर को भूल जाते हैं। तो आर माइनस ए आर प्लस ए यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर ये आ गया। अब ऊपर देख ई बराबर के क्यू, ऊपर ये है, इसको निकालते हैं, इसमें से ये ब्रैकेट हटाते हैं तो जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस होने पर ये से कट गया। ई बराबर फिर आ गया के क्यू 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ऐसे कैसे आ गया। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसी ही ऑल सब्जेक्ट के लिए बनाऊंगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन से चैप्टर के चाहिए। तो ये आया है ई बराबर 2kr और 2qa, इसको 4 को अलग कर लिया इसलिए, और 2qa बराबर होता है pk। तो ई बराबर 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ए को हम आर की तुलना में, मतलब ए बहुत ही छोटा है आर की तुलना में, नगण्य मान लेते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सर्वांग समय आर स्क्वायर की। तो आगे देख लेते हैं हम। तो वो आर यहाँ से फिर वो ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये 4 घात हो जाएगी इसकी आर स्क्वायर की। तो ई बराबर 2kp आर अपॉन आर की घात 4, तो 4 घात से एक आर कट गया। तो ई अक्ष पर बराबर में आ जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब, और ये अक्ष पर हो जाती है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकाल ली है। अब दूसरा है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए पहले लैंग्वेज है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से गुजरने वाली एवं अक्ष के लंबवत रेखा विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहलाती है। यानी कि किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के लंबवत, ये लंबवत हो गई अक्ष है, ये अक्षीय रेखा, इसके लंबवत ये लंबवत रेखा विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहलाती है। ये निरक्ष है विद्युत द्विध्रुव का। तो इसके लिए माना कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एवं विद्युत द्विध्रुव एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिनके मध्य की दूरी 2a है और O से A की दूरी, O से माइनस क्यू की दूरी a और O से प्लस क्यू की दूरी a ये है। और इस द्विध्रुव के निरक्ष पर मध्य बिंदु O से r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस दोनों सेम है, बस इसमें निरक्ष पर है और उसमें अक्ष पर था, इसमें निरक्ष पर है, तो ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले माना कि आवेश प्लस क्यू के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर तथा माइनस क्यू आवेश के कारण E2 वेक्टर। तो E1 वेक्टर बराबर KQ अपॉन BP स्क्वायर, और BP स्क्वायर ये यहाँ से यहाँ तक BP हो गया। तो BP का मान कैसे निकालेंगे? BP का मान निकालेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो इसमें कर्ण क्या है? BP स्क्वायर इस त्रिभुज में, और आधार क्या है? A स्क्वायर, और लंब क्या है? R स्क्वायर। तो ये यहाँ से मान रख देंगे इसका। तो ये मान रख दिया। अब BP दिशा में समीकरण नंबर 1 हो गई। ऐसे ही E2 के लिए निकालेंगे AP, यहाँ पे भी AP के लिए सेम यही निकलेगा। AP के लिए भी यही निकलेगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि आधार भी समान है और ये लंब भी समान है, इसलिए। फिर इन समीकरण और 1 और 2 को 1 और 2 से, तो
तो हम दोनों को देखते हैं तो दोनों सेम है, समान है, तो इसलिए ये दोनों को समान है और ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो होता है इसको E1 वेक्टर और ये E2 वेक्टर है, इसको हम इसके घटकों में तोड़ लेते हैं, घटकों में वियोजित कर लेते हैं। तो E1 का जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कॉस वाला घटक और जिस तरफ नहीं होता है उस तरफ साइन होता है। तो E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा और E2 के लिए इसके लिए E2 के लिए E2 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा, ये घटकों में वियोजित हो गया। तो इसके बाद हम तो ये साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, E1 और E2, तो ये दोनों E1 E2 तो समान है, साइन थीटा को कैंसिल कर देंगे, मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये एक दिशा में, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो अभी यही हमको लिखना है जो अभी समझा है उसी को ही, कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्रों के ऊर्ध्वाधर घटक योग खड़े, यानी कि तो E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक ऐसे होते हैं E1 कॉस थीटा व E2 कॉस थीटा समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इन क्षैतिज घटकों के कारण होता है। E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 व 4 से ये हो गया, मतलब इन दोनों को जोड़ते हैं। तो अभी समीकरण 3 दोनों बराबर है समीकरण नंबर 4, यानी कि ये भी बराबर है, इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है। तो E बराबर 2E1 कॉस थीटा लिख सकते हैं या फिर 2E2 कॉस थीटा, कोई सा भी लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 5 हो गई ये समीकरण नंबर 5। और फिर तो कॉस थीटा का मान रख दिया, तो ये इसकी एक घात होती है, इसकी आधी, तो 1 और आधी 1.5 होती है, तो 3/2 को 1.5 बोलते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे 2QA को P लिख सकते हैं, तो KP/R² प्लस A² और इसकी घात 3/2। अब एक छोटा है, बहुत ही छोटा है R² से, वो R से, तो R² प्लस A² R² के बराबर हो जाएगा। तो E बराबर KP/R² की घात होती है 3/2। तो E निरक्ष बराबर होता है KP/R की घात 3, मतलब 2 से 2 कट जाएगा और 3 घात आ जाएगी। तो ये था हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि और कौन से टॉपिक की वीडियो बनानी चाहिए। धन्यवाद।